हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बुद्धिज्म। इज्म का मतलब होता है फिलॉसफी, यानी कि किस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं उसको इज्म बोलते हैं। तो बुद्धि की जो फिलॉसफी होती है उसको बुद्धिज्म बोलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बुद्धिज्म को डिस्कस करने वाले हैं और ये मेरा आपसे दावा है कि जो मेहनत मैंने की है, 3-4 बुक से इकट्ठा किया है मटेरियल, अपकमिंग एग्जाम्स नीचे से लेके ऊपर तक आपका मैं सारा कवर करने की कोशिश किया है मैंने इस लेक्चर में। और उम्मीद है कि 90 to 95% आपका मैं कवर कर दिया है मैंने इस वीडियो में। तो थोड़ा सा मोटा मोटा समझते हैं, बैकग्राउंड समझते हैं बुद्धिज्म क्या है। देखिए दोस्तों, जब गौतम बुद्ध जी दुनिया में आए तो उस टाइम पे थोड़े से चेंजेस हो रहे थे। जो हमारा जो वैदिक सोसाइटी थी वो उसमें मैटेरियलिज्म बढ़ रहा था, यानी कि उपभोक्तावाद बढ़ रहा था। तो समाज में थोड़ा सा हलचल सी थी, तो बुद्धिज्म आया। दूसरी चीज कि जो वैदिक रिचुअल्स थे वो बहुत बढ़ रहे थे और जो ब्राह्मणिकल क्लास था उसका डोमिनेशन हो रहा था। तो लोगों को एक ऑप्शन चाहिए था कि इसको हम कैसे नेग्लिफाई करें। तो बुद्धिज्म एक अच्छा ऑप्शन था उनके लिए। आप आज भी देखिए कि जो लोअर कास्ट होती हैं वो बुद्धिज्म की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं। रीजन बीइंग कि उनको एक समानता का भाव मिलता है। पर समानता का भाव मिलता है, मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूं कि बुद्धिज्म में भी लोअर कास्ट होती हैं। तो ये मेरे भी नहीं समझ में आता कि बुद्धिज्म एक तरफ समानता का भाव व्यक्त करता है, दूसरी तरफ उसमें कुछ आपकी लोअर कास्ट भी होती हैं। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरी चीज कि बुद्धिज्म में जो लोग आए, यानी कि जो बुद्ध जी थे वो क्षत्रिय क्लास के थे। तो उन्होंने एक प्रोपेगेंडा, या एक, आप ये प्रोपेगेंडा शब्द गलत होगा, उन्होंने एक नया रास्ता निकाला। उनको एक मन में एक उलझन सी थी, या एक बेचैनी सी थी, या ये कहें एक क्वेस्ट टू क्वेरी थी कि हम जाने कि ये जो दुनिया में दुख भरा हुआ है ये क्यों है। तो प्यारे भाइयों, उन्होंने इसका आंसर दिया कि दुख इसलिए बड़ा बड़ा हुआ है क्योंकि हमारी इच्छाएं हैं। फिर आगे चलते हैं कि बुद्धिज्म इतना प्रोपोगेट क्यों नहीं हो पाया। इसने एक समय पे बहुत अच्छा अपना वर्चस्व कायम किया, फिर ये प्रोपोगेट क्यों नहीं हो पाया, उसके कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि जो संघ है उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस चालू हो गई। संघ में करप्ट प्रैक्टिसेस चालू हो गई। जो बुद्ध जी थे उन्होंने उनको ही लोग भगवान मानने लगे और उनका स्टैच्यू बना के 1st सेंचुरी एडी में पहली बार उनकी मूर्ति पूजा हुई। तीसरी चीज कि लोग रिचुअल से भाग रहे थे तो उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था। आई रिपीट, लोग बुद्धिज्म को इसलिए अपनाया था क्योंकि वो रिचुअल से भाग रहे थे। अब ये जो तत्कालीन उस समय का बुद्धिज्म था उसमें उन्होंने रिचुअल्स को फॉलो करने लगे और फिर से वो ब्राह्मणिकल वैदिक रिलीजन की तरफ बढ़ने लगे। नेक्स्ट पॉइंट, जो बुद्धिज्म था वो इसलिए ग्रो नहीं कर पाए क्योंकि जो कुछ जो रूलर्स थे उन्होंने बुद्धिज्म को प्रोपोगेट नहीं किया। लास्ट रूलर जिन्होंने प्रोपोगेट किए हुए थे पाला रूलर, और जो शशांक जी थे एक राजा हुए, उन्होंने बोधगया में जो पीपल ट्री है जिसके नीचे उनको बोधि प्राप्त हुआ। बोधि का मतलब होता है सुप्रीम नॉलेज। जो बुद्धा जी को जो सुप्रीम नॉलेज प्राप्त हुआ था जिस पीपल ट्री के नीचे, उसने उसको कटवा डाला था। तो ये मैसेज जाता है समाज में कि जब रूलर्स इसको अगेंस्ट कर रहे हैं तो प्रजा कैसे उसको फॉलो करेगी। खैर, बुद्धिज्म इसलिए भी नहीं आगे बढ़ पाया क्योंकि यहाँ पे रिचुअल्स आने लगे थे और संघ में करप्ट प्रैक्टिसेस चालू हो गई थी। तो इसको मैंने रिपीट किया है। और आप ये मान के चलिए कि इसमें संस्कृत लैंग्वेज की तरफ लोग बढ़ने लगे थे, पाली को छोड़ दिया था। पाली लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज थी जिसपे आपके बुद्धिज्म फ्लरिश हुआ। अब देखते हैं, जो सिद्धार्थ जी थे उनकी पिताजी का नाम था शुद्धोधन, उनकी माता श्री का नाम था माया देवी। 35 साल की उम्र में सिद्धार्थ गॉट कन्वर्टेड इनटू गौतम बुद्ध। पीपल ट्री के नीचे 35 साल की उम्र में उनको
बोधि प्राप्त हुई तब वे जाके गौतम बुद्ध हुए। इनिशियली ही वॉज सिद्धार्थ। वे किस फैमिली से थे या किस वर्ग से थे? वो शाक्य क्लान से थे। माया देवी जी कोलियान क्लान से थी। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो मैं डेटा आपको दे रहा हूं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा, ये डेटा ऑलरेडी क्वेश्चंस आए हुए हैं और पॉसिबिलिटीज है इन क्वेश्चंस के आने की। तो आप लोग धैर्य बना के रखें और इस वीडियो को बार बार देखें। लोग कहते हैं कि एक बुक कई बार पढ़ो, पर मैं ये कहता हूं कि मैं जो डेटा कलेक्ट किया 3-4 बुक से, आप इस वीडियो को कई बार देखिए और मेरा दावा है आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको छोटी से छोटी वीडियो रखूं। फिर माया देवी जी खत्म हो गई थी तो इनको इनकी एक फॉस्टर मदर महा प्रजापति गौतमी जी ने इनको पाला। ये पहली भिक्षुणी थी, यानी भिक्षुणी का मतलब जो फीमेल जो सेंट होते हैं बुद्धिज्म में, उनको भिक्षुणी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि बुद्धा जी कहां बॉर्न हुए। ये लुम्बिनी में बॉर्न हुए। कब? 563 BC। इनकी मृत्यु कब हुई? ये कुशीनगर में हुई एट द एज ऑफ 483 BC पे। ये कैपिटल ऑफ है मल्ला। ये क्वेश्चन आया है कि कुशीनगर कि कहां की कैपिटल है? ये मल्ला की कैपिटल है। 29 साल की उम्र में, आई रिपीट, 29 साल की उम्र में बुद्ध जी यानी कि सिद्धार्थ जी घोड़े पे चढ़ के अपने जो उनका जो रथ चलाने वाले था छन्ना, उसके साथ वो भाग गए अपने महल से। ही वॉज ए प्रिंस। ठीक है, इनको कोई चीज की कमी नहीं थी, तब भी इन्होंने आगे बढ़े कि जाने की ये दुनिया क्या कहना चाहती है, इसमें क्या राज है। तो उस घोड़े का नाम था कंटक और छन्ना को ही उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। ठीक है, यहां पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बुद्धिज्म में 2 चीजें आएंगी, चैत्य और विहार। चैत्य और विहार। तो चैत्य क्या होता है? देखिए, चैत्य से समथिंग आप रिलेट कर सकते हैं हिंदी में चैतन्य से, रिलेटेड टू माइंड। तो यहां पे होता था आपका मेडिटेशन, यानी कि, और विहार पे ये ड्वेलिंग प्लेस था। इसको आप रेजिडेंस भी बोल सकते हैं या रेजिडेंशियल क्वार्टर। तो जो पूरा एरिया होता था वो डिवाइड होता था 2 पार्ट्स में, एक चैत्य और विहार। ये क्वेश्चन आया है कि चैत्य और विहार में क्या डिफरेंस होता है, या चैत्य, तो इस तरह से आप लोग उसको रिलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमको बुद्धिज्म के सोर्स कहां कहां से मिलते हैं? एक है सोर्स लिटरेली और दूसरा है इंस्क्रिप्शन। लिटरेरी का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू राइटिंग, और इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कुछ हमने आर्किटेक्चरल फॉर्म में स्ट्रक्चर बना दिया। तो फर्स्ट है त्रिपिटकास। देखिए, ये बुद्धिज्म में त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, पर इसको त्रिरत्न के नाम से मत कंफ्यूज होइएगा। ट्राइरत्नास आर द पार्ट ऑफ जैनिज्म। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल गेट कंफ्यूज। तो विनय, सुट्ट और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स कि हम संघ में जाके क्या फॉलो करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस। सुट्ट पिटक्स में आएंगी आपकी सेइंग ऑफ, यानी कि बुद्ध जी ने क्या क्या बोला। ठीक, इसको सेइंग ऑफ बुद्धा। अभिधम्म पिटक में आपका फिलॉसफी एंड मेटाफिजिक्स ऑफ बुद्धिज्म आ जाएगी, यानी कि ये कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो अब चूंकि फिलॉसफी है तो वो एक बहुत ही विस्तारित चीज है। ठीक है, तो इसमें कई इसके पार्ट्स हैं। यमक, पुगला पनाती, दकातु काठा, विभंग, धिम्मा संगानी, पट्ठाना, कथावथु। तो इसमें एक क्वेश्चन आया था कि यमक इज रिलेटेड टू, उसमें ऑप्शन दिए थे विनय, सुट्ट, अभिधम्म, ठीक है, जैनिज्म। तो आपका आंसर था अभिधम्म। तो इसलिए इसको एक बार थोड़ा सा कॉन्शियस होके एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, यमक, पुगलापनाती, दकातु काथा, विभंग, धिम्मी संगानी, पट्टाना, कथावतु। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, जटाका टेल्स। जटाका टेल्स क्या है? इसमें
बुद्ध जी अपने प्रीवियस जन्मों में उन्होंने क्या क्या किया था वो जटाका टेल्स में है। तो यहां से एक क्लू हमको ये मिला कि बुद्धिज्म में पुनर्जन्म या प्रीवियस बर्थ और आने वाली बर्थ का संबंध है। तो जब इसमें बुद्धिज्म में ऐसा कहा जाता है कि जब आदमी इनलाइटेंड हो गया और वो 8वें स्थान तक पहुंच गया तो फिर वो फिर से इस दुनिया में दुख लेने नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 3, अशोकन धम्मा। ठीक है, अशोकन धम्मा यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन बाय किंग अशोक ऑफ मौर्यन एम्पायर। पॉइंट नंबर 4, महावस्तु और दिव्यदानी, ये दो ऐसे टेक्स्ट थे जो कि श्रीलंका में लिखे गए थे। श्रीलंका, कौन से? महावस्तु और दिव्यदानी। पॉइंट नंबर 5, बुद्ध चारिता लिखी है, ये क्या है? बायोग्राफी ऑफ लॉर्ड बुद्धा रिटन बाय द राइटर अशोक घोष। ये किस में लिखी है? संस्कृत में लिखी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंस्क्रिप्शन। तो स्तूपास सांची, सारनाथ, कुशीनगर, बहरूद, दामेक एंड अमरावती। तो जो सारनाथ है वो लाइन कैपिटल है। हाँ, इसमें एक आपको एक पॉइंट ये याद रखना पड़ेगा कि जो सांची स्तूप है वो आपका बुद्धा की किसी भी चीज से रिलेटेड नहीं है। स्तूपास क्या होते हैं? जहां पे हम लोग उनके कुछ रिलिक्स यानी कि उनके जो बॉडी के अवशेष है वहां उनको रख दिया था, तो इसलिए कई कई जगह पे उनके रखे गए थे। तो उसको फिर एक स्ट्रक्चर बना दिया ताकि यादगार बनी रहे, तो उसको स्तूपा बोला। फिर रुक्मिणीदेवी पिलर इंस्क्रिप्शन, ये आपका मौर्यन एम्पायर, मौर्यन किंग्स के द्वारा बनाया गया था, अशोक। और क्या था इसमें? इनका फर्स्ट बॉर्न यानी कि जब जन्म हुआ था, फर्स्ट यहां गलत है, जब वो जन्म लिया था उन्होंने, उसको ये रुक्मिणीदेवी पिलर इंस्क्रिप्शन दर्शाता है। यहां पे हम लोग जानेंगे कि बुद्धिज्म क्या बोलना चाहते हैं या उनकी क्या फिलॉसफी है। तो 4 नोबल ट्रुथ यानी कि 4 सत्य उन्होंने बोले। संसार में सफरिंग है यानी कि दुख है। दूसरा उन्होंने बोला दुख का कारण है, वो क्या है? माया है यानी कि डिजायर है। देयर इज ए सेसेशन ऑफ सफरिंग यानी कि सफरिंग यानी कि दुख को हम समाप्त कर सकते हैं। ठीक, उस दुख को समाप्त करने के लिए एक रास्ता है। देयर इज ए पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सफरिंग। देखिए, ये आपसे क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको शफल करके ये दे देगा, आपको सेट करना पड़ेगा। तो पहले दुख है, दुख का कारण है। ठीक है, दुख को समाप्त किया जा सकता है, दुख को समाप्त करने के लिए एक रास्ता है। ठीक, अब क्या रास्ता है? उन्होंने 8 रास्ते बताए हैं। पहला क्या है? सही विचार। दूसरा है सही संकल्प, सही भाषा का प्रयोग करें, सही कंसंट्रेशन, सही रहन सहन, सही एक्सरसाइज, सही रिकलेक्शन यानी रिकलेक्शन का मतलब हम नेगेटिव बातों को ना याद करके अच्छी बातों को याद करें। ठीक, राइट मेमोरी। क्लियर? तो ये आपके 8 फोल्ड पाथ हैं। 4 नोबल ट्रुथ, इससे क्वेश्चन आ चुका है। फ्रेंड्स, कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जो हमको याद करना बहुत जरूरी है। पहला सरमन यानी कि पहला उपदेश बुद्ध जी ने सारनाथ में दिया, जिसको हम जानते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, इसको निर्वाण भी बोलते हैं। रुक्मिणीदेवी पिलर इंस्क्रिप्शन एक अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन है मौर्यन, जो कि दर्शाता है उनका जन्म। ठीक है, यही सारनाथ है। देखिए, सारनाथ दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो इनका पहला सरमन, ठीक है, फिर दूसरी चीज की रुक्मिणीदेवी पिलर इंस्क्रिप्शन, ये आपका इनके बर्थ प्लेस को भी दर्शाता है। ठीक है, निर्वाण जो जैनिज्म में है वो अलग है। यहाँ पे इसका जो मतलब है वो बोधि से है यानी कि नॉलेज। मैक्सिमम सरमन कहाँ दिए गए? श्रावस्ती में दिए गए। आखिरी रेनी सीजन बुद्ध जी ने कहाँ गुजारा? वैशाली में गुजारा। और वैशाली ही वो जगह है जहां पे
बुद्ध जी ने अलाउ किया कि संघ में वुमेन की एंट्री होगी। लास्ट पर्सन टू बी कन्वर्टेड टू जैनिज्म बुद्धिज्म इज सुबद्धा। ठीक है, सुबद्धा वो है जो लास्ट आदमी जो बुद्ध जी के द्वारा कन्वर्ट किए गए बुद्धिज्म में। किंग प्रसन्नजीत जो कि कोसाला के थे, उनकी पूरी फैमिली बुद्ध जी से इंस्पायर होकर उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी, क्योंकि यहाँ पे एक राजा एक धर्म को मानने चला है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सतपर्णी केव जो कि राजगीर में है, यहाँ पे पहली काउंसिल हुई। सतपर्णी केव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पहली काउंसिल हुई। काउंसिल का मतलब एक जगह जहाँ पे हम लोग कई इकट्ठा होकर धर्म चर्चा होती है। बुद्ध विजिटेड कौशाम्बी किस राजा के पीरियड में? उदयन। जब बुद्ध कौशाम्बी विजिट किए तो उस टाइम राजा कौन था? उदयन। वो जगहें जो बुद्धा ने विजिट की हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सी जगह बुद्धा ने विजिट नहीं की है? कोसाला, मगध, वैशाली, राजगीर, कपिलवस्तु और कौशाम्बी। अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने इसको रीड आउट भी कर दिया है। विश्व शांति स्तूप कहां पे है? राजगीर, बिहार। अशोका यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र। यस फ्रेंड्स, हमने आपको एक चीज इसके प्रीवियस वाली स्लाइड में गलत बता दी है, आप उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। जो रुक्मिणी देवी पिलर इंस्क्रिप्शन है, मैं आपको वो सारनाथ में बता गया हूं, वो सारनाथ में नहीं है, वो आपका नेपाल में है, लुम्बिनी में। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, स्तूप पहली बार कहां मेंशन है? ऋग्वेद में मेंशन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया? गौतम बुद्ध को। ये बुक लिखी है एडविन आर्नोल्ड ने। किस स्टाइल में या किससे संबंधित लिखी है? ललित विस्तार। ठीक है, ललित विस्तार से ही संबंधित है। कनिष्क जो राजा थे, उनके समय पे बुद्धिज्म को एक ईश्वर की उपाधि मिल गई थी। पॉइंट नंबर 6, जो स्टैंडिंग स्टैच्यू है वो कब बना था? कुशन पीरियड में बना था। पॉइंट नंबर 7, भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि का मतलब जमीन, स्पर्श का मतलब छूना, मुद्रा का मतलब एक पोजीशन। तो वो किस पीरियड में बनी थी? गुप्त पीरियड में बनी थी। इसमें क्या दर्शाया जा रहा है कि बुद्ध जी इस धरती को गवाही दे रहे हैं अपनी शुद्धता की, कि मैं कितना पाक साफ हूं। ठीक है, इसको भूमि स्पर्श मुद्रा के नाम से दर्शाया गया है। फिर पावराना। पावराना एक ऐसा एक माहौल बनता है जिसपे मॉन्क्स आके कन्फेशन करते हैं। कन्फेशन का मतलब कि वे अपने सारे जितने भी पाप हैं उन सारों का बयान करते हैं, उन सारों को कन्फेस करते हैं सबके सामने। भाई पाप तो आदमी अकेले में करेगा, तो उसको कन्फेशन इज अ बिग थिंग, तो इसलिए इसको पावा राना इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं। जो लार्जेस्ट चैत्य है वो कार्ले में है, जो कि महाराष्ट्र में है। ये क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये रॉक कट चैत्य है। ठीक है, यहाँ पे बारिश के सीजन में बुद्धिस्ट मॉन्क लोग मेडिटेशन करते थे। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये रॉक कट है। आदमी एक ईंटा तो तोड़ नहीं पाता है, तो इतनी बड़ी चट्टान कैसे काटी गई होगी, इसलिए ये मतलब एंशिएंट हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपानी के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? बुद्धिज्म के 3 पार्ट हैं, हीनयान, महायान और वज्रयान। तो हीनयान, महायान और वज्रयान। तो जो महायान बुद्धिज्म का जो पार्ट है वो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर इसके अंतर्गत आता है, और इसको पद्मपानी के नाम से भी जाना जाता है। फिर नागार्जुन एक मॉन्क हुए जिनको चाइना भेजा गया था, कब? 1 सेंचुरी एडी में। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ शून्य निकाला। डॉक्ट्रिन ऑफ शून्य क्या होता है मैं आपको बताता हूं। और ये किस स्कूल से थे? ये माध्यमिक स्कूल ऑफ थॉट से थे। माध्यमिक का मतलब कि न ज्यादा एक्सट्रीम पॉजिटिव में, न ज्यादा एक्सट्रीम नेगेटिव में, न बिल्कुल लैविश लाइफ जी ली, न बिल्कुल दुखभरी लाइफ जी ली, एक मध्य मार्ग में। डॉक्ट्रिन ऑफ शून्य क्या है? कि शून्य का समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी ने हमको खुश कर दिया,
तो हम बड़े खुश हो गए, किसी ने हमको दुख पहुंचा दिया, हम बड़े दुख हो गए। तो डॉक्ट्राइन ऑफ शून्य ये बोलता है कि वेनेवर किसी आदमी की फीलिंग्स हर्ट होती हैं या खुश होती हैं, उसको न्यूट्रल रहना चाहिए, ना उसको बिल्कुल खुश हो जाना चाहिए ना बिल्कुल दुख हो जाना चाहिए, यानी कि न्यूट्रल। शून्य मतलब न्यूट्रल। जो वज्रयान बुद्धिज्म है ये सल्तनत पीरियड पे मतलब कि डोमिनेट कर रहा था, यानी कि ये वाला बुद्धिज्म। ये वज्रयान बुद्धिज्म क्या है? समथिंग रिलेटेड टू तंत्र मंत्र। इसमें क्या होता है कि आदमी जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो अपने छाती पे या पीठ पे कुछ मंत्र लिखवा लेते हैं। फिर हीनयान, महायान और वज्रयान। वज्रयान मैंने आपको बता दिया है, हीनयान समझ लीजिए, महायान समझ लीजिए। ये चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में दे गॉट कन्वर्टेड इनटू हीनयान एंड महायान बुद्धिज्म। तो महायान बुद्धिज्म क्या है? ये बुद्ध को भगवान मानते हैं। हीनयान में गॉड का कोई मतलब कि बुद्ध जी को गॉड नहीं मानते हैं। अब महायान में क्या है? महायान में बोधिसत्व का जिक्र है। बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व ये है कि कोई भी मॉन्क वो बोधि प्राप्त कर सकता है, वो बुद्धा बन सकता है, ठीक है। और वो फिर कुछ टाइम तक रुका रहेगा ताकि वो टीचिंग्स जो है लोगों में दे दे। तो महायान बुद्धिज्म में बुद्ध को भगवान माना गया है और कोई भी मॉन्क अपनी मेहनत से, ठीक है, बोधिसत्व बन सकता है। तो उस मतलब कि आप ये मान के चलिए कि वो भी इक्विवेलेंट टू बुद्धा कहलाएगा, ठीक है। और वो कुछ टाइम तक स्टे करते हैं, यानी कि उस बोधि को प्राप्त नहीं करते हैं ताकि वे अपना ज्ञान लोगों में बांट सकें। फ्रेंड्स, ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं। नवनालंद महाविहार क्या है? यहाँ पे पाली रिसर्च सेंटर है। पाली एक लैंग्वेज है, ठीक है, वहां पे इसकी रिसर्च होती है। उदंतीपुर एजुकेशन सेंटर, ये कहाँ पे है? बिहार में है। उदंतीपुर एजुकेशन सेंटर जो कि राजा गोपाल ने बनवाया था। पॉइंट नंबर 3। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? वो किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने बनवाया था। देवदत्त बुद्ध जी के कजिन थे, जिनका इच्छा थी कि वे संघ के लीडर बन जाएं, पर ऐसा हुआ नहीं। पॉइंट नंबर 5। बोधि वृक्ष जो आज है वो 6वीं जनरेशन का है। कहां पे है ये? निरंजना रिवर के किनारे है, बोध गया में। अब यहाँ पे कुछ इवेंट लिखे हुए हैं और ये उनको सिंबलाइज करने के लिए कुछ सिंबल हैं। ग्रेट डिपार्चर, घोड़े पे बैठ के निकले तो इसलिए हॉर्स से दर्शाया गया है। बर्थ को लोटस से, यानी कि एक बच्चा आया, एक फूल खिला। इनलाइटनमेंट, बोधि ट्री। पहला सरमन, धर्म चक्र परिवर्तन, वो व्हील, ठीक है। फ्रेंड्स, दिस इज फ्रॉम माई साइड। और मैंने काउंसिल यहाँ पे इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि काउंसिल मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये आप लोग बहुत इसको लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे और दूसरे लोगों तक पहुंचाइए जो लोग स्टडी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।